नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट मसाला में। मैं हूं विवेक मित्तल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। बीता हफ्ता मार्केट्स के लिए फिर से एक बार काफ़ी एक्शन पैक्ड रहा। पिछले हफ्ते क्या हुआ था, 3 दिन की मजबूती और 2 दिन गिरावट हो गई थी। इस बार भी कुछ रुझान वैसा ही बन गया था। थर्सडे को हमने बड़ी गिरावट देखी और फ्राइडे को भी मूड माहौल ऐसे था कि शायद गिरावट ना हो जाए। लेकिन एक अच्छी बात ये हो गई कि ट्रम्प साहब ने ये बोल दिया कि मैं ईरान के ऊपर फैसला 10 दिन में लूँगा। जो 2 दिन में होना था वो 10 दिन में हो गया। उससे बाजार में एक राहत की सांस आ गई। तो कहते हैं ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। फ्राइडे किसी तरह से राहत वाला हो गया, इसलिए निफ्टी 100 पॉइंट के गेंस लेने में कामयाब हो गया पूरे हफ्ते में। बिल्कुल, लेकिन संदीप भाई जब भी सोचते हैं ना कि अब शायद डोनाल्ड ट्रंप से मुक्ति मिल जाएगी, मतलब अब उनको नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो आते हैं ऑल ऑफ ए सडन, वो बोलते हैं अभी कैसे, अभी हम जिंदा हैं। वो एक नहीं, वो मूवी का 3 साल डायलॉग है ना, मजनू हम जिंदा हैं। नहीं, वो तो 3 साल जिंदा है अभी। हाँ, ये कोई मान वो ले कि वो मतलब वो तो एक वीक भी शांत नहीं रहने देते। मतलब आप सोचो। अच्छा, एक चीज़ और। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, एक मुद्दे पर हो सकता है कि वो साइलेंट हो गई या फिर हाँ, एब्सेंट हो गए। कई सारे मुद्दे हैं, कहीं कुछ भी बोल देंगे वो। लेकिन देखो, एक चीज़ तो है कि ईरान वाली टेंशन भी ना, ये शायद अब परमानेंट सॉल्यूशन निकल जाए इस अच्छी बार। बात है, अच्छी बात है, निकल जाए तो। देखो, आप इस टेंशन का असर देखो, 2-3 बार वो हमास, ईरान, इजराइल, वो 2-3 बार हो चुका। इस बार शायद अगर ईरान से युद्ध हो गया तो भी मामला हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। अगर डील हो गई तो भी कुछ समय के लिए तो शायद शांत हो ही जाएगा। मतलब फिर इजराइल भी ज़्यादा परेशान नहीं करेगा कि ठीक है मामला। बाजार भी शायद यही मान के चल रहा है कि इस बार शायद कुछ ठोस निकल के आएगा। मामला लंबा खिंच रहा है, 2 दौर की बातचीत हो लॉन्ग गई टर्म गेन के लिए शॉर्ट टर्म पेन झेलने पड़ेंगे। और 2 बार की बातचीत में कुछ ज़्यादा निकला नहीं। और तीसरी बार को वो रूल आउट कर रहे हैं ट्रम्प साहब की तीसरी बार की बातचीत होगी, तीसरे दौर की। ना के बराबर 10% चांसेस है उसके, लेकिन सोल्यूशन निकलेगा उसके चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं, जिस वजह बिल्कुल से ठीक। मार्केट भी रिजॉइस कर रहे हैं और थोड़ा एक ब्रीदर मिल गया 10 दिन का, उससे राहत हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं खैर मार्केट में इंट्रिंसिकली अगर आप देखोगे तो 2-3 चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। अब एक तो नेक्स्ट वीक हमारे जो डेलीगेशन है वो यूएस जा रहा है। और 23 तारीख को। हाँ, जो फाइनल जो पॉइंट्स हैं वो तैयार करके और फिर साइन होने के लिए बातचीत हो रही है कि भाई गौर साहब ने बोला वो कि नेक्स्ट मतलब जल्दी हम डील साइन कर लेंगे। और मैं और कुछ अप्रैल स्टेटमेंट 2026 से तो लागू हो जाएगी। ये एग्जैक्टली। चीज़ मुझे लगा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो भाई मार्च में मार्च डील के साइन हो जाएगी यानी। मिड में ये होना था, चलो उसके लिए डेलीगेशन जा ही रहा है, लेकिन ये अप्रैल से लागू हो जाएगा। ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, सरप्राइज ये था। अच्छा सरप्राइज़ है। और देखिए, फिर हो सकता है कि यूरोप के साथ भी आप रफ्तार तेज करने के लिए बोल सकते हो कि भाई अमेरिका ने तो आपके बाद आकर डील की और वो पहले इंप्लीमेंट करा रहे हैं, तो यूरोप वालों को भी तो एक लेसन मिलेगा ना कि आप तो पहले डील करके बैठे हो, तो आप क्यों इम्प्लीमेंटेशन में इतने स्लो। तो बिल्कुल। तो उनके लिए भी लेसन है। तो खैर एनी बात, और ब्राज़ील वाली डील भी कभी भी हो सकती है। ब्राज़ील वाली हो सकती है। कनाडा के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं नेक्स्ट ब्राज़ील मंथ। के तो आए हुए हैं। हाँ, वो तो हो सकता है जाने से पहले डील का चलो अनाउंसमेंट हो ब्राज़ील जाए। तो फिर भी हमारे संबंध अच्छे ही रहे हैं तो उनसे नहीं, डील। ब्राज़ील तो अच्छे हैं ही हैं। ब्राज़ील हाँ। वो देश हैं जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला केस है, जिनके ऊपर 50% टैरिफ लगा था। खैर, इस बीच में ना निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्म किया इस हफ्ते में। हाँ। निफ्टी ने जैसे तैसे 100 पॉइंट के गेन बनाए इस हफ्ते में। 1000 पॉइंट के आसपास की जो गेन्स है ना, वो हमने बैंक निफ्टी में देखे। 60,186 पर पिछले हफ्ते क्लोजिंग थी। 61,172 पर हम आकर सेटल हुए हैं। तो बैंकों ने आउट परफॉर्म किया है। और उसके पीछे ना एक वजह शायद ये भी है, 1 से 15 तारीख का जो पखवाड़ा था, जो एक फोर्टनाइट थी, उसमें एफआईज के जो आंकड़े आए हैं ना, वो ये बयान कर रहे हैं कि उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा खरीदारी करी है। तो बैंक्स, स्पेशली पीएसयू बैंक्स पहले से ही बहुत चले हुए हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में एफआईज की खरीदारी हुई है, आंकड़े भी हैं मेरे सामने, में डिस्कस कर भी रहे थे शुक्रवार के सेशन में, 9,361 करोड़ रुपए की केवल ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसमें खरीदारी हुई है। खरीदारी तो आप समझिए कि बैंकिंग पहले भी एफआईज का चुनिंदा या फिर पसंदीदा सेक्टर रहा है, और इतने भागे होने के बावजूद भी एसबीआई रिकॉर्ड हाई पर खड़ा, कई सारे पीएसयू बैंक ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई पर खड़े हैं, उसके बावजूद इतनी खरीदारी अगर हो रही है तो तो ये अच्छी बात है। एक सेगमेंट रहा है जिसने काफ़ी हद तक बाजार को सपोर्ट किया है या फिर एक राहत की बात दी है इस पूरे हफ्ते में। आईटी का हश्र तो आप जानते ही हैं। हालांकि एआई एक बड़ा मुद्दा था। एआई समिट में जो अनाउंसमेंट्स हुए या फिर जो डील्स हो रही हैं एनवीडिया के साथ, जो करार हो रहे हैं, उससे कुछ कुछ पॉकेट्स में हमने काफ़ी उत्साह देखा। आपने क्या आइडेंटिफाई किया? मैंने आइडेंटिफाई किया, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने एआई का ही
पंडाल लगाया हुआ था, मतलब वहाँ पर समिट में उन्होंने अपनी कंपनी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी खुद की मंडपम कंपनी है मंडपम में। तो उनसे मेरी अभी कल रात ही बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें बताई। बोले कि अभी तक इंडिया जो था बहुत पीछे रह गया था एआई को लेकर, इनोवेशन को लेकर, जो हम अक्सर बात भी करते आए हैं। उन्होंने कहा हो सकता है बड़ी आईटी कंपनियों को भविष्य में दिक्कत भी हो, क्योंकि यहाँ पर जो माहौल बना है वो इस तरह का बना है कि जो छोटे छोटे मतलब ये मिड लेवल के स्टार्टअप्स हैं उन्होंने इनोवेशन कर दिए हैं। बोले अभी ये लोगों को समझ नहीं आया, बोले मीडिया ने वो थोड़ा सा मिस जो कर दिया गलगोटिया वाला जो डॉग था उसी के पीछे वो पड़े रह गए। वो थोड़ा हंस रहे थे, चुटकी ले रहे थे कि बोले आप तो डॉग और उसके चक्कर में लगे रह गए, लेकिन यहाँ पे जो इनोवेशंस जो हुए हैं, असली इनोवेशन असली है, जो इनोवेशन कवरिंग से पॉइंट था वो मिस हो गया। वो मिस हो गया मीडिया से। और उन्होंने मुझे कुछ नाम दिए हैं, जैसे भारत जेन, इन्होंने कहा कि ये एक आईआईटी बॉम्बे के कंसोर्शियम ने पूरा ग्रुप बनाया और उन्होंने एक बहुत बढ़िया मॉडल लॉन्च किया है। और ये आने वाले समय बहुत इंडिया में, मतलब इंडिया का जैसे होता है ना कि आप अमेरिका में जब एआई की बात करते हो तो आप चैट जीपीटी की बात करते हो, आप चाइना में जब बात करते हो तो डीप सीक की बात करते हो। तो इसी तरह से इंडिया को कुछ फंडामेंटल अपने मॉडल्स की ज़रूरत थी जिन पर अब आगे कंपनियां उन पर काम करेंगी। तो वो 3-4 कंपनियों ने लॉन्च कर मतलब दी, वो प्लेटफॉर्म मिल गया हमें। प्लेटफॉर्म मिल गए हैं। एग्जैक्टली तो भारत जेन ने एक लॉन्च किया है, एक सर्वम एआई मॉडल है, सर्वर में यही, हाँ है ना। सुना है मैंने भी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मॉडल लॉन्च किया है। और एक है जी नानी डॉट ए आई, उन्होंने एक बहुत बढ़िया मॉडल लॉन्च किया है। और एक फ्रैक्टल एनालिटिक्स, इन 4 कंपनियों ने बेहतरीन कुछ फंडामेंटल जो हमारे एआई के मॉडल्स हैं वो लॉन्च किए हैं। लेकिन इसमें वैसे तो 12 मॉडल लॉन्च हुए हैं, जो मेन मॉडल्स हैं, इसमें केवल एक ही लिस्टेड कंपनी है, टेक महिंद्रा। अब आप समझ लो कि टेक महिंद्रा को छोड़कर किसी बड़ी आईटी कंपनी का इसमें नाम नहीं है। अब मेरी इसमें सुनील सर से भी बात हो रही थी और जो हम अक्सर बात करते भी आए हैं कि इंडियन आईटी कंपनियां बड़ी वाली ना अब थोड़ा फंस गई हैं। उनको उनका कैश जो है ना अब वो ड्राइड अप होगा, और वो बड़ी एआई कंपनीज के साथ जो वो टाई अप्स करेंगे, बड़े इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें कि अपर हैंड उन कंपनियों का रहेगा जो बड़ी कंपनियां हैं एआई की, अमेरिका की। तो उनके साथ जो डील करेंगे ना उसमें इंडियन आईटी को नुकसान ही होगा, मतलब थोड़ा नहीं, कैश लेवल पर ज़्यादा फंस गई हैं। फंस गई हैं, ज़्यादा मेरी फंस जो गई। बातचीत हुई है ना, इनके लिए एआई का जो इंटीग्रेशन है ना, जो अपने बिजनेस में इनको एआई का अडॉप्शन करना है ना, दिस इज़ नॉट गोना बी इजी। कैसे? एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, चैलेंजिंग तो चलो है ही है, प्लस मेरी जो बात हो रही थी, जो प्राइसिंग पावर है ना, जो इन कंपनियों के साथ थी, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, कोई नाम है बड़े बड़े, प्राइसिंग पावर यहाँ से शिफ्ट होकर अब एआई कंपनी के पास पहुंचेगी। मैं पिछले हफ्ते भी आपको बता रहा था, एंथ्रोपिक की वैल्यू पूरे आईटी इंडेक्स से बड़ी पूरे है। आईटी इंडेक्स से बड़ी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ तर्कसंगत नहीं है या फिर इलॉजिकल हो रहा है, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। ये ना शिफ्टिंग हो रही है। जो बड़ी आईटी कंपनी है, जो प्राइसिंग पावर उनके पास थी, अब किसी इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ एक करार कर लिया। वो कह रहे हैं कि हम मिलके जो एआई एंटरप्राइज है उसके ऊपर उनको डेवलप करेंगे, उनको उसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन जो प्राइसिंग पावर है ना वो एंथ्रोपिक के पास चली जाएगी, जो कि यूएस का सिर्फ एक स्टार्टअप है। एग्जैक्टली। तो ये जो शिफ्ट है ना, ये जो इंटीग्रेशन है, जो अडॉप्शन आपको एआई का करना है, एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा ये कॉस्टली है, प्लस चैलेंजिंग होगा। चैलेंजिंग क्यों होगा? आप बहुत बड़ी वर्कफोर्स लेके बैठे हुए हैं, ये जितनी बड़ी कंपनियां हैं, तो वर्कफोर्स आप रखें तो आपके ऊपर कॉस्ट बढ़ेगी, अब निकालते हैं तो फिर आपके ऊपर ये वो वाली बात है ना कि सांप के मुंह में छिपकली, छोड़ो तो आपके लिए कलंक, निकलो तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो आईटी कंपनीज के लिए दिक्कत की बात है ना, ये छोटी नहीं है, हमें समझना होगा। मैं इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा था, इनफैक्ट रिपोर्ट नहीं थी, ये नंदन नीलेकनी जी का ही कहना है, जो कि इन्फोसिस के चेयरमैन है। वो कह रहे हैं कि अब तक के जितने डिसरप्शंस हुए हैं या फिर जो चेंजेस हुए हैं, जो बड़े बदलाव हुए हैं ना आईटी में, ये वाला जो बदलाव है ना, इस बार का जो ट्रांजिशन है ना, ये सबसे अलग है और सबसे चैलेंजिंग है, सबसे मुश्किल है। और इससे इस बार आईटी कंपनीज को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कैसे? उन्होंने एक नंबर भी बताया, वो कह रहे हैं कि 90 मिलियन से ज़्यादा जॉब्स आर एट रिस्क, यानी कि 9 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां रिस्क पर। उन्होंने 4 एरियाज भी बताए जो कि ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। मेरी उतनी समझ नहीं आईटी को लेकर, 4 एरियाज उन्होंने बताई ये ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती है। 90 मिलियन, 9 करोड़ से ज़्यादा, 9 करोड़, ओके। ये नंबर उन्होंने बोला कि आर एट रिस्क,
चली जाएंगी ऐसा नहीं, मतलब दे आर एट रिस्क। क्योंकि एआई का जब आपका ट्रांजिशन होगा, जब आपके सिस्टम्स में आके इनबिल्ट होंगे, तो आप जो किसी आदमी से सॉफ्टवेयर बनवाते थे, कोई कोडिंग करवाते थे, वो अगर आपका एआई कर देगा और 5-6 लोगों का काम एक एआई कर देगा आके पूरा, आपके जितनी भी चीज़ें हैं, तो फिर 5-6 लोगों की क्यों रखेगा बिल्कुल कोई बिल्कुल किसी को? बिल्कुल, वो तो हम पिछले तो वीक भी बात ये कर वाली रहे जो चीज़ है ना, मतलब अब लोग क्या है ना, इस चीज़ से थोड़ा भागने की कोशिश करें। मैं पता क्यों समय ले रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि लोग भाग रहे हैं। क्या होता है ना, आपको कोई मुसीबत आती है, आप बोलते हैं हटाओ यार इसको, अपने दिमाग से हटाओ, उसके बारे में मत सोचो, लेकिन समझने की ज़रूरत है। इसमें हमें बस ना- एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है संदीप भाई, जो मेरी कल बात हो रही थी एआई एक्सपर्ट से, तो वो बोल रहे थे कि देखो हम लेट हो गए हैं। मैंने कहा भाई लेट हो गए हैं ये लेट तो पूरी हम एक दुनिया, दशक हैं। है ना, लेट हो गए हैं, अब ये छोड़ दो, अब मुझे बताओ पॉजिटिव क्या ढूंढूं। ठीक है भाई, सर्वाइवल करना है तो पॉजिटिव ही ढूंढना पड़ेगा। अब लेट हो गए हैं, अब ये सोच सोच के रोज़ तो मरेंगे नहीं। तो उन्होंने बोला देखो हमारी अच्छी चीज़ क्या है, हम ना कॉपी करने में चैम्पियन है, फिर माहिर कॉपी हैं। कर लेंगे। ठीक है, नहीं बना पाए, इनोवेट नहीं कर पाए, हम किसी और का कॉपी, चैट जीपीटी या दूसरा डिज़ाइन कॉपी करेंगे, उधार ले लेंगे। आज उन्होंने मुझे 3 एग्जांपल दिए, बोले आपने गूगल बनाया आज तक अपना? कोई गूगल है तुम्हारे पास? नहीं है, उधारी की ज़िंदगी जी रहे हो ना। ठीक है, बोले व्हाट्सएप बनाया आपने अपना? नहीं बना पाए, उधारी की ट्विटर ज़िंदगी जी रहे बनाया हो था। ना। ठीक है, ट्विटर तो बनाया बोले था हमने। बोले फेसबुक बनाया? नहीं बनाया, उधारी की ज़िंदगी जी रहे हो ना। तो बोले जब 3 चीज़ नहीं बना पाए तो एक और एक्सेप्ट कर लेना कि चौथी भी नहीं बना पाए, उधारी की ज़िंदगी इसकी भी जी लेना। नहीं, मैं कहता रहा हूँ, ट्विटर बनाने की कोशिश की थी, कू आया तो था। तो वो वही चीज़ कि वो बोले कि चौथी भी चीज़ उधारी ले लेना और उसको यूज़ कर लेना। नहीं, उसमें फिर आपकी प्राइसिंग पावर चली जाएगी। प्राइसिंग पावर ठीक है, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा भी मिल जाएगा। नहीं, फायदा तो अब है। जैसे बजाज फाइनेंस ने 10% अपना लोन ग्रोथ ही 10% लोन ही अपना जो है एआई के बदौलत कर लिया। अब वो अपना अगर भैया स्टाफ हमारे हटाएंगे। आईटी डिपार्टमेंट ने 70,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ ली है एआई की मदद से। तो फायदा तो हर किसी को है, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि फायदे की बात नहीं है। मैं केवल आईटी स्पेसिफिक बोल रहा हूँ। जो पेन है ना आईटी के लिए, हाँ, वो तो बहुत होगा, बड़ा है। वो तो मतलब बड़ा है। आपकी समझ से परे है। लोग कहने लगे कि अरे 20 के पीई पर आईटी स्टॉक्स मिलने लगे हैं। अरे भैया क्यों आगे 20 के पीई पर? इतना भी तो सोचिए ना। बाजार को समझ नहीं है क्या, या आपको ही दिख रहा है 20 के पी पर? बाजार को नहीं दिख रहा है, सारे नंबर्स हमारे सामने ही है क्या? हर किसी के सामने है। कोई फंड मैनेजर नहीं समझता है क्या? सही बात है। इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिए। अच्छा हाँ, संदीप भाई, अगर आप कौन पॉजिटिव से? देखना है ना, हाँ। तो पॉजिटिव ये देखिए, जैसे एक्सपर्ट से हम बातचीत कर भी रहे हैं, दूसरा पहलू भी है इसका। तो जो जो कंपनियां करार कर रही हैं, चाहे वो नेटवेब हुआ, चाहे वो E2E नेटवर्क्स हुआ, जैसे ही खबरें आई हाँ, हमने वो देखा सारे वो शेयर बात शॉर्ट अप चले हो गए। गए। तो नेटवेब के अलावा एक मॉसिप और है, उसको भी हाँ, आप ध्यान में मॉसिप। रखिए। ये तपन जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि इसको ध्यान में रखिए। हालांकि थोड़े चले हुए हैं, मॉसिप तो नहीं चला, वो 197 के आसपास हाँ ही 200 चल के रहा है, आसपास है, 190 तो और थोड़ा 200 के नीचे मिल आसपास। जाए, वो कह रहे थे तपन जी कि तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, इस बार कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए। हाँ बिल्कुल। कुछ शेयर आपने जो आइडेंटिफाई किए हो, देखे हो इस बार? देखो मैंने तो एक तो ONGC ऑयल देख रहा था, ऑयल इंडिया। वो आपको पता ही है कि $72 का ब्रेंट हो गया, तो क्रूड ऑयल के चलने से ये सारी ऑयल कंपनीज को फ़ायदा मिल ही जाता डायरेक्टली है। प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट चलती हैं उस वे में। अदानी पोर्ट पे थोड़ा सा नज़र रखनी होगी कि अगर ईरान की टेंशन गहराती है तो ईरान कहीं भी बम डालेगा फ्रस्ट्रेशन में, तो उसमें इजराइल ज़रूर होगा, है ना। क्योंकि अमेरिका भी जहाँ से अटैक करेगा उसमें बेस तो इजराइल को बनाएगा ही ज़रूर। तो ईरान भी सोचेगा नहीं, जब युद्ध हो ही इजराइल गया के तो थ्रू ही होगा जो इजराइल के थ्रू होगा। इजराइल में हमारा एक अदानी पोर्ट का पोर्ट है, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिसरप्शन आ सकता है अगर युद्ध हुआ तो, या कुछ भी ऐसी स्थिति बनी तो, वरना ये सारी रिवर्स चीज़ें हो जाएंगी, ये भी पक्का है। अच्छा, वेदांता बहुत अच्छा चला, जबकि ऐसा लग रहा था कि शायद 680 के लेवल को पार नहीं कर पाएगा, उसका टॉप बन गया, लेकिन वहाँ पर फिर दोबारा जाकर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ डाइवर्सिफाइड प्ले है, मेटल का प्ले अलग है और ऑयल का प्ले अलग है, तो एक बड़ी कंपनी हो गया। हिंदुस्तान जिंक, सोना चांदी, वो सारे चल गए, मेटल सारे फिर से चल गए। रिकवर हो गए। तो टाटा स्टील बहुत अच्छा चल गया। अच्छा, एक चीज़ और जो स्टील कंपनियों के लिए पॉजिटिव है कि जो सेफगार्ड ड्यूटी लगी थी ना 12%, वो 30 दिसंबर से लागू हुई थी। तो उस समय पर HRC के जो प्राइजेस थे वो 2500 रुपीज़ पर टन कम हो गए थे। तो Q3 के जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से उतने रिफ्लेक्टिव नहीं है इस Q3 की अर्निंग में मेटल कंपनियों के लिए, स्टील कंपनियों के लिए। अब जो Q4 आएगा ना, उसमें मज़ा आएगा आपको देखने में नंबर्स। लेकिन बाजार वैसे ही स्मार्ट होता है, अब ये देखना होगा कि Q4 के नंबर के बाद ये मत कह देना कि आपने नंबर अच्छे बताए थे तो इनमें प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ गई। स्टॉक ये पहले चल मार्केट, गई। हाँ पहले ही बता रहे हैं कि टाटा स्टील 160-70 का 210 215 हो गया है। तो अब Q4 के नंबर आ जाएं, जब तक जितना चलेगा चल गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो फिर मत बोलना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी अब एक सीजनल थीम, गर्मी आ रही है,
तो मैं गर्मी पे थोड़ा सा बुलिश हूँ। आप हम दोनों तो उत्तर भारत में ही रहते हैं और थोड़ा सा फरवरी के महीने में जहाँ हम पहले मतलब जैकेट के बिना नहीं रह पाते थे, अब एसी चलाना पड़ रहा है, फरवरी में एसी चलाना पड़ रहा है। तो आप सोचो पावर स्टॉक्स, आपके वाइट गुड्स जो एसी वेसी बनाती हैं, कूलर फ्रीज बनाती हैं, ये सब आइसक्रीम वगैरह वाली कंपनियां, इन सभी पे फोकस कर लेना, पढ़ लेना। अब आप बताइए। आइसक्रीम वाले से शुरू कर लेते हैं। क्वालिटी वॉल्स इस हफ्ते लिस्टिंग हुई थी भाई 40 रुपये 20 पैसे का एडजस्टेड प्राइस था, कहाँ ये 30 रुपये के भी नीचे जाकर लिस्ट हुआ। फिर उसके बाद अगले दिन सर्किट भी लग गया, थोड़ी सी बाइंग हुई, अगले बुधवार को सर्किट ऊपर का भी लगा, लेकिन इसमें वैल्यू है। ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो मेरी बातचीत हो रही है ना, जितना नीचे मिल जाए 22 तक अगर आ जाता है इन केस, तो मतलब मेरी बात हो रही थी 1800 करोड़ का रेवेन्यू है, उनको प्रॉफिट ही तो दर्ज प्रॉफिट कराना ही तो दिक्कत है, वरना एक्चुअल क्यों निकालता उसको अपने कारोबार में से। देखो संदीप भाई, प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे कि या तो इंडस्ट्री मरी हुई हो या रेवेन्यू ना हो कंपनी का, वो दोनों ठीक है। आइसक्रीम सेक्टर ऐसा है कि इंडस्ट्री तो ऐसा तो है नहीं कि लोगों ने आइसक्रीम खानी छोड़ दी, कुछ दूसरा प्रोडक्ट खा रहे हैं। नहीं, लोग तो सर्दी में भी खाते हैं। सर्दी में भी खाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, 1800 करोड़ का रेवेन्यू है, सड़क पे निकल तो 10 जो उनके वो होते हैं छोटे छोटे जो वो घूमते ठेले टाइप के, वो घूमते हुए मिल जाते हैं आपको, और गर्मियाँ जैसे जैसे बढ़ेंगी और ज़्यादा मिलेंगे। तो क्या दिक्कत है? हमारे लिए तो सर्दी आती है, जितना साउथ में नीचे चले जाए उनके लिए तो सदाबहार है, हमेशा खाते हैं वो। हम भी तो सर्दी में खाते हैं, वो तो एक ही जैसा मौसम ऑलमोस्ट रहता ही है उनका। तो एक क्वालिटी वॉल्स मैंने देखा। दूसरा आपने नोटिस किया होगा, आप तो इस चीज़ को हाईलाइट कर ही रहे हैं, प्रोमोटर्स की खरीदारी, उसमें एक नाम है इंडस टावर्स का। इंडस टावर्स में 5 फरवरी से लेकर भारतीय एयरटेल ने कुछ 52-53 लाख शेयर खरीदे हैं। वैसे ये हिस्सेदारी आप देखेंगे ना तो 0.25% के आसपास ही है, लेकिन एक कहते हैं ना कि सांकेतिक है कोई चीज़, तो आपका प्रमोटर सामने आके खरीदारी कर रहा है, वो भी इतनी भारी मात्रा में। नंबर ऑफ शेयर्स तो बड़े हैं ही ना, कोई 50-52 लाख शेयर अगर उन्होंने खरीदे हैं, तो वो दर्शा रहा है कि वो इस कंपनी को लेकर कितने बुलिश हैं। और हालांकि ये इंडस टावर्स की जो चाल है ना, ज़्यादातर वोडाफोन से प्रोपोर्शनल रहती है। इधर वोडाफोन के बिरला साहब ने लिए थे, बुखार चढ़ जाता है, वैसा वाला मामला। अब उससे शायद शिफ्ट की कोशिश है। 51% के ऊपर भारतीय एयरटेल होल्ड करता है इसमें, तो वो अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे से इंच अप कर रहे हैं। सिटी की एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, कह रहे थे 540 तक जा सकता है। हमारे भी जो एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं वो 500-600 रुपये तक की बात इसमें कर रहे हैं। एक स्टॉक जिसकी री रेटिंग की संभावना है ना, वो है पेटीएम। पेटीएम इस हफ्ते 1200 रुपये का लेवल क्रॉस किया, और ट्रिगर क्या है ना, एक मैक्वेरी की रिपोर्ट थी, और ट्रिगर है इसके लिए फ़ोनपे का आईपीओ। अब फ़ोनपे का आईपीओ आ रहा है कुछ $15 बिलियन के वैल्यूएशन पर, 13 से 15 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन है। 10% का अगर ये आप स्टेक सेल करते हैं इसमें, तो 10% कुछ $1.5 बिलियन के आसपास ये रेस करेंगे। मैक्वेरी की रिपोर्ट में लिखा था कि इनका अगर आप रेवेन्यू के हिसाब से देखें ना, H1FY26 के नंबर्स अभी तक जो इन्होंने पोस्ट करे हैं, उसके हिसाब से ये जो मल्टीपल कमांड कर रहे हैं ना, इस अगर आप इसी वैल्यूएशन पे चलते हैं तो 37 से 43 गुना का, 13 से 15 बिलियन डॉलर का आप वैल्यूएशन देखेंगे तो मल्टीपल आता है 37 से 43 गुना का। पेटीएम ऑन द अदर साइड आप देखेंगे तो इसी मैट्रिक्स के हिसाब से H1FY26 के रेवेन्यू के हिसाब से केवल 19 टाइम का मल्टीपल है, जो मौजूदा मार्केट कैप है उसके हिसाब से। मेन चीज़ ये नहीं है। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि पेटीएम एबिटा पॉजिटिव है। और वो एबिटा, फोन पे एबिटा पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है वो। तो एक ऐसी कंपनी जो एबिटा नेगेटिव है, ठीक है, उनके पास 45% के आसपास मार्केट शेयर है, आप बड़ी तोप हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यूएशन आपको उतना ज़्यादा मिल जाएगा जब आपका एबिटा नेगेटिव है। तो एक कंपनी पहले से मौजूद है, अल्बिट छोटी है साइज़ में, मतलब मार्केट शेयर के हिसाब से, आप एबिटा पॉजिटिव है और आपको 19 टाइम का मल्टीपल, और जो कंपनी नहीं आ रही है अगर उसको 37 से 43 गुना का मल्टीपल मिलेगा, तो फिर आपका पेटीएम कहाँ खड़ा होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, आप इसके बारे में पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। तो एक पेटीएम हो गया। एक स्टॉक और जो है, हाँ, सिगरेट स्टॉक्स। हाँ, ये गॉडफ्रे फिलिप्स और आईटीसी चले थे, फिर थोड़ा शांत हुए क्या? तो 2-3 दिन चले ये। हाँ, मतलब बीच में ये रिपोर्ट आई थी ना कि इन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए हैं, और कुछ ये मालबोरो कॉम्पैक्ट के तो प्राइस आए भी थे रिपोर्ट के हवाले से कि 9.5 रुपये से 11.5 रुपये पर स्टिक इन्होंने कर दिए हैं। अब इसमें कैच ये है कि जितना बाजार डर रहा था कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई, इनके मार्जिन्स के ऊपर इम्पैक्ट होगा, जो प्राइस हाइक इन्होंने लिए हैं, मतलब मेरे पास कंफर्म नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, जो रिपोर्ट्स के हवाले से अभी रिपोर्ट्स आई जा रही हैं, तो उस हिसाब से जितना एक्साइज ड्यूटी का इंक्रीज हुआ या जितना एबिट के ऊपर इम्पैक्ट आना था, उससे ज़्यादा बड़े प्राइस हाइक इन्होंने लिए हैं, ऐसा रिपोर्ट्स बता रही है। और वही कारण था कि आपको इसमें गॉडफ्रे फिलिप्स में ज़्यादा
बड़ा एक तो जंप ज़्यादा अगर प्राइस हाइक कर देंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ एक बार के लिए तो थोड़ी सी कितना होगा? हाँ, सिगरेट पीने वालों अब देखो अब 40 का 400 तो किया अनुभव तो नहीं है, लेकिन देख के ही लोगों से पूछ के ही पता लगाना पड़ेगा। 40 का 400 तो किया नहीं है। ठीक है, आपकी बात, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वॉल्यूम पे बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। इसमें एडजस्टमेंट बहुत जल्दी होता है। हाँ देखो, ये हैबिट बेस मामला है ना, ये हैबिट अब आप बेस पहुंच है गए मेरी और बात पे। और ज़रूरत बेस है। जिन लोगों को सिगरेट पीने की आदत होती है ना, मैं तो ऑफिस में देखता हूँ जैसे कि बहुत सारे लोग हैं इधर उधर जो जाते आते हैं इधर उधर, वो लोग क्या करते हैं इधर उधर, जब जरा सी टेंशन होती नहीं है वो सिगरेट की डब्बी खोलते हैं और कहीं भी खड़े हो जाते हैं, 2-3 सिगरेट जब वो पी लेते हैं, फिर उनकी टेंशन रिलीज़ होती है, फिर वो जाते हैं अपने काम पर। तो ये थोड़ा सा शायद, अगर उसकी टेंशन रिलीज़ होने की कॉस्ट उसको लग रहा है कि 10 की जगह 12-13 दे रहा है, वो दे देगा वो। कई लोगों की तो सुबह इसी से होती है। अब उसकी कॉस्ट क्या बोलेंगे आप? भाई पीनी है तो पीनी है, उसके बिना कुछ रिलीज ही नहीं होगा। तो आप सारा दिन चिंता में रहेंगे, वो अलग चिंता है। खैर, बोला लाइटर नोट, मतलब ये ना, मतलब कहते हैं ना कि इनइलास्टिक डिमांड है, तो देयर आर रीजंस बिहाइंड इट। तो इसलिए सिगरेट, और मेरी तो लिकर पे भी काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ है पूरे हफ्ते में, कि वो भी मतलब अब जो भी डील्स हुई हैं उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो ऑलमोस्ट प्ले आउट हो चुका है। तो अब यहाँ से कुछ कुछ लिकर स्टॉक्स को भी लॉन्गर टर्म के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल। कुछ एक शेयर जो आप प्रमोटर्स की खरीदारी वाले कह रहे थे, उसमें मैंने भी कुछ स्टॉक्स देखे थे, जैसे कि गैलेंट इस्पात है। इस काउंटर पे लगातार प्रमोटर छोटी छोटी मात्रा में खरीद रहे हैं, लेकिन लगातार हर दिन खरीद रहे हैं, ऑलमोस्ट 20-25 हज़ार। तो ये आप पढ़ो, क्योंकि अभी ना शेयर्स उतने चले नहीं हैं, तो पढ़ने के लिए बहुत अच्छा टाइम है कि प्रमोटर क्या खरीद रहे हैं। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन में करीब 1.25 लाख शेयर खरीद के ले गए थर्सडे को प्रमोटर। टाइम टेक्नोप्लास्ट में करीब 1.5 लाख शेयर खरीद के ले गए हैं। अपोलो पाइप्स के प्रमोटर तो करीब 5.25 लाख शेयर खरीद के ले गए हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये कुछ कंपनियां हैं जहां पर कि प्रमोटर्स की खरीदारी चल रही है। और इन जो प्रमोटर वाली कंपनी, जो इस तरह से प्रमोटर जब खरीदते हैं ना, तो उनके पैटर्न को देखो, उनके फाइनेंशियल्स को पढ़ो, क्या कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं कोई प्लांट शुरू होने वाला है। जैसे मैं अभी हाईटेक पाइप पढ़ रहा था, हाईटेक पाइप में क्या हुआ कि उनकी जो कैपेसिटी है, वो मैंने स्टॉक एक्सरे में बात की थी, 7.5 लाख टन से बढ़ाकर उन्होंने 10 लाख टन कर दी है। 2.5 लाख टन उन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी, 33% बढ़ा दी। अब कह रहे कि अगले 3 साल में हम इसको भी डबल कर देंगे, 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर देंगे। 7.5 वाली 20 नहीं, हाँ, 7.5 वाली 20 3 साल में, बेसिकली तो 7.5 वाली 20 हो गई। अब उसमें भी क्या कह रहे हैं, लैंड बैंक है हमारे पास, तो प्लांट को शुरू करने के लिए, लगाने के लिए हमारे पास जगह बहुत है। पैसे की जो ज़रूरत आएगी 500-600 करोड़, वो भी हमारे पास है, उसके मतलब 50-60% हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, इंतजाम है। तो बोल रहे हैं कि हम एक्सपेंशन मोड में जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो अब ऐसी कंपनी में अगर प्रमोटर स्टेक बढ़ा लेता है, या FIDI कोई भी स्टेक बढ़ा लेता, तो पढ़ने वाली चीज़ होती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि खरीद लो या बेच लो, लेकिन पढ़ो आप एटलीस्ट। तो पढ़ना है तो फिर मेरे हिसाब से LT फूड्स भी पढ़िए, जहाँ पे 11.5 लाख शेयर खरीदे प्रमोटर्स ने। हाँ, और एक पढ़ना है ना तो कल्याणी ग्रुप की कंपनी है हिकाल, कोई इसे हाइकल बोलता है, कोई हिकाल बोलता है, वो देख लीजिएगा, थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। तो हिकाल में 3 करोड़ शेयरों से ज़्यादा की खरीदारी हुई है। हाँ, बताइए। 3 करोड़। तो बढ़िया है ये तो। इनकी एक प्रमोटर ग्रुप कंपनी है कैस्टिलिया लाइफ साइंसेस। ये एक पर्टिकुलर डे पे हुई है, एक वीक पर्टिकुलर डे पे, अच्छा, एक ही दिन very की nice। 3 करोड़ शेयरों की, और 11.5 लाख शेयर, 11,54,000 शेयर LT फूड्स के हैं। ये अश्विनी कुमार अरोड़ा जी ने खरीदे हैं। अच्छा, अश्विनी अरोड़ा जी ने खरीदे हैं, वेरी नाइस। तो देखो 38% एक्सपोजर है उनका अमेरिका के अमेरिका में जो चावल एक्सपोर्ट होता है उसमें 38% एक्सपोजर LT फूड का है। तो अब चावलों को लेकर जब ये सारा मामला ये मार्केट ही खुल रहा है इंडिया का, तो थोड़ा सा इसको हो सकता है LT फूड उन्होंने कुछ बातें की हों, डील साइन करने वाले हों, कुछ उनको ऑर्डर्स मिल रहे हों। इन एंटीसिपेशन सब कुछ होता है प्रमोटर की साइड से, तो आप नज़र बनाकर रखो। अच्छा, एक मित्तल साहब विवेक जैन है, विवेक मित्तल के सामने बोल रहा हूँ, विवेक जैन गुजरात फ्लोरो के प्रमोटर, उन्होंने भी 20,000 शेयर खरीदे हैं। मैं फोन करके पूछ लेता हूँ क्योंकि पहले मित्तल साहब को कीजिएगा। जैन साहब, जैन लोगों से तो मेरा बहुत संबंध करीब में रहता है। हम नाम हो गए ना, वो तो मैं समझ गया कि आपके इन लॉज जैन है, मैं समझ गया आपकी बात। लेकिन पहले मित्तल साहब को कीजिए ना, जो इंडस टावर्स खरीद रहे हैं। वो चाचा हैं, ताऊ हैं। आप कुछ भी बना दो। नहीं, रिश्ते सही है ना।
वो तो फिर एलन मित्तल भी हैं हमारे। मैं वहीं तक पहुंचना चाह रहा था। तो ये कुछ एक शेयर्स हैं, इन पर नज़र बना के रखो। और कुछ संदीप भाई? बहुत है मेरे हिसाब से, अगले हफ्ते की बात कर लेते हैं अब। बिल्कुल। अब अगले हफ्ते तो देखो यूएस जो डेलीगेशन जाएगा वही कुछ खबरें देगा हम लोगों को। वो देगा, और ईरान को लेकर कुछ अगर अपडेट हाँ, आ गया, वैसे तो clarity आ जाएगी। 10 दिन बोल दिए ट्रम्प साहब ने, कर तो वो कभी भी कुछ भी सकते हाँ, हैं। वो उन अपडेट्स के ऊपर ज़रूर नज़र रखनी होगी। आज केवल वो 1-2 दिन की जगह 10 दिन हो गया ना, जो उसी पे बाजार खेल गया। बाजार खेल जाता है। देखो फ्राइडे का बाजार तो इसी चीज़ पर खेला। अब बाकी जो भी खबरें आएंगी ईरान अमेरिका को लेकर, उनसे बाजार पक्का मंडे को प्ले करेगा। दूसरा कि अगर यही चीज़ रिवर्स भी हो जाती है, मैं कहता हूँ यही चीज़ पॉजिटिव भी बन ध्यान तो सकती रखना है। पड़ेगा। देखो टैरिफ नेगेटिव आया था इनिशियली, हमें टैरिफ का डर लगा था, लेकिन जब डील बन रही है तो अब चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। समय लगता है, लेकिन समय लगता सुधर है। गया सब कुछ। सुनील सुब्रमण्यम साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे भाई अगर इस समय होल्ड नहीं किया ना शेयर तो आप पछताने वाले हो। अगले 2 साल फिर आपसे बड़ा लूज़र कोई नहीं होगा। आपने 2 साल लूज़र का टैग जिया है ना, तो अब आप 1 साल और मेरे कहने से जी लो। देखो खोने के लिए तो अब आपके पास कुछ है नहीं, 50% 30% तो आप लॉस में पहले ही बैठे हो, 1 साल और झेल लो। फेविकॉल के पुराने ऐड देखो हैं। अरे वो तो चिपका लेता था चीज़ों को। क्रिएटिविटी में मैं मानता हूँ संदीप भाई, उनसे बेहतर कोई ऐड मैंने देखे ही वही क्रिएटिविटी पोर्टफोलियो में रखने की जरूरत है। चिपक के रखो, शेयरों को पकड़ के रखो आप। और अगले हफ्ते ना 3-4 आईपीओ हैं। हाँ। एक फ्राइडे को खुल गया तो वो खुला होगा, 3 आईपीओ और खुलने हैं। जीडीपी के नंबर्स आने हैं। लैगिंग इंडिकेटर नहीं लगता आपको? ठीक है, लैगिंग है, लेकिन नंबर तो नंबर है। नंबर हालांकि नंबर जब है। हफ्ता पूरा हो जाएगा ना, जब हम मार्केट मसाला करेंगे तब वो नंबर आएंगे। तो उस हिसाब से वो एंड की बात है, मतलब 2 महीने के लैग से क्वार्टर खत्म होने के बाद फरवरी के एंड में आएगा। और उसके साथ साथ एक मंगलवार का दिन इंपॉर्टेंट होगा, मंथली F&O एक्सपायरी। हाँ, ये कुछ इस बार तो 24 फरवरी है। अच्छा, फिर उसके नेक्स्ट वीक थोड़ा छोटा भी रहेगा। एक तो होली का त्यौहार आ रहा है और उसमें भी छुट्टियां कुछ इस तरह की हैं। लोग कह रहे हैं 3 मार्च की छुट्टी है, होली 4 मार्च की मनेगी। अब ये भी बड़ा कन्फ्यूज़न है हर बार। तो 2 बार मनाइए ना, क्या दिक्कत है? अब मना तो लेंगे, लेकिन आप और मैं रंग खेल के शो कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, गुलाल कम खेलना, मार्केट में वैसे ही बहुत गुलाल है। चलो हरा वाला लगा लेंगे, हम लाल नहीं लगाएंगे इस बार। हरे की वैसे भी कमी है बाजार में। इस बार वही पूरी करेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपका अगला हफ्ता अच्छा हो और टेंशन छोड़ दीजिए। अब जो टेंशन लेनी थी सब ले ली है। अब 1.5 साल का पेन जब झेल लिया, जब टाइफाइड झेल लिया, तब छोटे मोटे वायरल से क्या डरना। आराम करिए, चिल कीजिए। और फिलहाल अब करते हैं तो इस शो को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।